इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बता रहा था, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट सोर्स। कौन? अरे कोई बात नहीं, अब भर लिया यार, क्या बोल रहे हैं यार, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट सोर्स है, एक दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। अब डायरेक्ट सोर्स में क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, ड्रिलिंग करेंगे, मतलब क्या करेंगे, खुदाई करोगे। और इसके अलावा क्या है डायरेक्ट सोर्स, अरे भाई खोद के पता लगा लेंगे भाई अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल पाया जाता है। और दूसरा कैसे पता लगाएंगे बताओ, बताया था मैंने वैसे लास्ट क्लास में। बताओ, हाँ बोल दो भाई। एक तो खुदाई हो गया भाई, ड्रिल करके हम पता लगा लेंगे, इसके अलावा देखो ज्वालामुखी के द्वारा पता लगेगा। अरे भाई अर्थ के अंदर से जो, अरे वोल्केनो कहाँ से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है, तो पृथ्वी के अंदर का मटेरियल कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो जो मटेरियल आएगा जाहिर सी बात है कहाँ से आ रहा है, अर्थ के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर के मटेरियल के बारे में पता लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो दीज आर दी डायरेक्ट सोर्सेज, ड्रिलिंग है और क्या है, वोल्केनो है, ठीक है। अब भाई ये डायरेक्ट सोर्सेज है, अब इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से बताओ। हाँ ठीक है, देखो इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है कि सिस्मिक वेव्स जो होती है, हिंदी में बोलते हैं भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों की स्टडी करके भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे अर्थ के अंदर जो है भूकंप आता है तो बेसिकली कुछ तरंगे जो है सिर्फ किस में चलती है, सॉलिड में चलती है, ठीक है। उसमें पी वेव्स होती है, एस वेव्स होती है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स होती है, डिफरेंट टाइप की वेव्स होती है। तो कुछ वेव्स कहाँ चलती है, सिर्फ सॉलिड में चलती है, और कुछ वेव्स कहाँ चलती है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती है। तो जाहिर सी बात है यदि कोई वेव्स है तो यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर यदि लिक्विड आ रहा है, यहाँ से वापस आ जा रही है, यहाँ से लिक्विड वापस आ जा रही है, तो मतलब समझ में क्या आ रहा है भाई अर्थ के अंदर कहाँ पर लिक्विड है, जाहिर सी बात है। अरे कुछ वेव्स है सिर्फ सॉलिड में चलती है, ठीक है। अब सॉलिड में चलेगी तो जैसे अर्थ का जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है, तो वेव जैसे चलेगी और यहाँ पर जब लिक्विड आएगा वहाँ से कहाँ आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। अब कुछ वेव जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस सब में चलती है। अब वेव्स भी क्या है, डिफ्लेक्ट होती रहती है, तो इससे डिफ्लेक्शन होता रहता है, इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर जो है मटेरियल की डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। मतलब जो पदार्थों का जो घनत्व है मतलब वो एक जैसा नहीं है, ऊपर नीचे, यदि एक जैसा होता तो सीधी की सीधी निकल जाती। तो मतलब इसके द्वारा भी हमें पता लगता है। तो दीज आर दी इनडायरेक्ट सोर्सेज। एक तो सिस्मिक वेव्स हो गया, और कैसे पता लगा सकते हो इसके अलावा, बताओ बताओ बताओ। मीटियोर्स के द्वारा पता लगा सकते हो, उल्कापिंड के द्वारा, ठीक है। मीटियोर्स क्या होते हैं, अरे जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सन के, ठीक है। इस प्रकार जो है जितने भी प्लेनेट है सब किसके चक्कर लगा रहे हैं, सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो छोटे छोटे मासे जो वो भी किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। कभी कभार जो है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल कर कहाँ आ जाते हैं, वो अर्थ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब अर्थ पर आ जाते हैं, अर्थ पर गिर जाते हैं। सपोज करो कि 10 किलो का पत्थर गिरा, सपोज करो 10 किलो का पत्थर गिरा, तो उसके अंदर जैसे अब हमारी अर्थ को पूरा तो ड्रिल नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर क्या है, अरे ज़्यादा है, टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है। अरे वोल्केनो निकलता है, कैसे निकलता है, ठंडा ठंडा निकलता है, अरे गरम गरम निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थ के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अर्थ के अंदर जाते जाते जब अर्थ के सेंटर पर पहुँचते हो तो टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। लगभग कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अर्थ के सेंटर पे। तो सीधी सी बात है कि अर्थ के अंदर जाते जाओगे टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम खुदाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम ड्रिल नहीं कर सकते। मतलब जो अभी तक की जो मैक्सिमम ड्रिलिंग हुई है वो 12 किलोमीटर हुई है। कितनी हुई है, 12 किलोमीटर। तो बात ये जैसे मीटियोर्स है, तो मीटियोर्स 10 किलो का या 50 किलो का पत्थर आया हमारे पास में, गिर गया, तो उसको तो हम कट कर सकते हैं, उसको ड्रिल भी कर सकते हैं।
तो मतलब उस मीटियोर्स के अंदर जो मटेरियल निकलेगा, ठीक है, वो मटेरियल अर्थ के अंदर भी होने की संभावना है। जितनी लेयर्स उसके अंदर होगी ऐसी लेयर्स जो है अर्थ में भी पाए जाने की संभावना है। अरे जाहिर सी बात है, जो पत्थर था वो भी किसके चक्कर लगा रहा था? सन के। हमारी अर्थ भी किसके चक्कर लगा रही है? सन के। तो मतलब ऐसी संभावना है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल इसमें मिले वो पृथ्वी के अंदर भी मिले, पर ऐसा मानते हैं कि जैसा इसमें मिलेगा वैसे होने की संभावना है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज है, ठीक है। ग्रेविटेशन से भी पता लगता है, ठीक है। बोल बोल, कुछ बोलना चाहे? सॉलिड में तो ट्रांसवर्स वेव चला है ना सर? हाँ सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव, हाँ तो भी हाँ तो भी तो बता दिया आपने। हाँ, वही बता रहा था मैं, बस ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। बिल्कुल वही बता रहा हूँ। जो जो तू ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा है वो सिर्फ सॉलिड में चलती है, ठीक है, लिक्विड में जाके रुक जाती है। जो प्राइमरी वेव जो सॉलिड लिक्विड गैस में चलती है, तो वो तीनों में चलती है। बस मैं ऊपर ऊपर बता रहा था, अभी आ जाऊँगा यार। तो ये ग्रेविटेशन की मैं बात कर ले रहा हूँ। ग्रेविटेशन जो है, अब ग्रेविटी मतलब हमारी अर्थ की चारों तरफ ग्रेविटी बराबर है कि नहीं है? अर्थ के चारों, हाँ नहीं है। कहाँ पर मैक्सिमम ग्रेविटी? पोल्स पर मैक्सिमम है, ठीक है। कहाँ पर मैक्सिमम है? पोल्स पर मैक्सिमम है। और इक्वेटर पर क्या है? मिनिमम है, हाँ 9.7 है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब ग्रेविटी भी क्या है? सब जगह सेम नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है कि पोल्स पर ज्यादा है? क्या रेडियस? रेडियस मतलब ये आर ई है, आर ई का मतलब इक्वेटोरियल रेडियस, और ये क्या है? आर पी। आर पी का मतलब हो गया पोलर रेडियस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विषुवत-रेखीय त्रिज्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ध्रुवीय त्रिज्या बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटी क्या है? कम है, वहां पर क्या है? ग्रेविटी क्या है? ज्यादा है। मतलब रेडियस का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि भाई अर्थ की रेडियस क्या है? सब जगह बराबर नहीं है। तो देखो आपके एग्जाम में क्या पूछ लेता है वो मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम में पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट सोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब दे देगा सिस्मिक वेव्स, दे देगा मीटियोर्स, दे देगा ग्रेविटेशन, दे देगा ड्रिलिंग दे देगा, ठीक है, या वोल्केनो दे देगा। ओड वन आउट करना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ड्रिलिंग जो है, अभी तक जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो ड्रिलिंग हुई है वो हुई है 12 किलोमीटर, ठीक है। और 12 किलोमीटर कहाँ पर हुई है? ये कोला में है। कोला कहाँ पर है? आर्कटिक ओशन, रसिया नियर आर्कटिक ओशन, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो। सर इससे ज्यादा नहीं हो सकती खुदाई, जस्ट वो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं है। अब बोलोगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक मटेरियल है, वो भाई 12 किलोमीटर तक इतना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। हो सकता है नया टेम्परेचर का इन्वेंशन हो जाए, नया वो मटेरियल का इन्वेंशन हो जाए जो अधिक टेम्परेचर पर भी ड्रिल कर सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। बट अभी तक हमारे पास कितनी मैक्सिमम ड्रिलिंग हुई है? 12 किलोमीटर, है ना। जैसे भाई अर्थ पर ही जीवन विद्यमान है, एक नया ग्रह भी मिल जाए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि मिल सकता है, मिल भी सकता है, जाहिर सी बात है। पर अभी तक तो अर्थ ही है हमारे पास, वैसी वाली बात है। बारे में बता देते हैं।
जैसे अर्थ है, ये मैंने बोला कि ये आर ई है। आर ई क्या है? इक्वेटोरियल रेडियस, मतलब ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का सरफेस है। और ये क्या है? आर पी है। ठीक है, आर पी का मतलब क्या हो गया? पोलर रेडियस। और ये क्या है? इक्वेटोरियल रेडियस है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विषुवत-रेखीय त्रिज्या और इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय त्रिज्या। तो जाहिर सी बात है ये क्या होती है? ज़्यादा होती है, 6378 किलोमीटर होता है। और ये होता है 6356.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना याद रख लो यार। तो लगभग ये जो है इक्वेटोरियल रेडियस कितना होता है? 6378, और ये कितना होता है? 6356 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलर रेडियस ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होती है। कौन सी रेडियस ज़्यादा होती है? इक्वेटोरियल रेडियस। अरे मतलब फुटबॉल रहता है, फुटबॉल पे बैठ जाओगे, ठीक है, तो वो बल्ज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। बैठोगे तो सेंटर से बल्ज हो जाएगा, इक्वेटर से, तो वैसी शेप है। तो अर्थ की जो शेप है, इसे अर्थ की शेप कौन सी है? क्या बोलते हैं अर्थ की शेप को? जियोइड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। मतलब इसमें जो है आर ई और आर पी क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। ये लिख लो इतना। और अर्थ की जो है आपसे पूछे, देखो आर पी मैंने बता दिया, आर ई मैंने बता दिया, और यदि आर रेडियस ऑफ अर्थ पूछे, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, तो 6371 किलोमीटर, मतलब ओनन एवरेज जो रेडियस है, औसत त्रिज्या। पृथ्वी की औसत त्रिज्या, ये विषुवत-रेखीय त्रिज्या, ये ध्रुवीय त्रिज्या। हो गया। अब एक बात बताओ कि अर्थ की ग्रेविटेशन के बारे में पता है आपको? अर्थ की ग्रेविटी के बारे में अच्छा, एक ग्रेविटी होता है, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? हाँ, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ बोलो। एक एक्सेलरेशन एक फोर्स। अच्छा, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है, आपको भी यही करना है? नहीं, और ये भी कहना था, और ये भी है सर, हर जगह लगेगी। हर जगह लगेंगे? कौन सा? मतलब दो मास की जो बॉडी हो हर जगह लगेगी। दोनों की एक? क्या? नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स कह रहा हूँ मैं। ग्रेविटेशन, हाँ जी। हाँ, ग्रेविटी अर्थ की होती है, जनरल टर्म में बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन है। तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? बता, पहले तो बता दो, दिस इज फोर्स और एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन लॉक कर दूं ना मैं, है ना? अपना भी कुछ वक्तव्य, कुछ अलग बोलना चाहेगा भाई? हाँ बता दो। ये एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है। ये फोर्स है। क्या? हाँ हाँ, कोई बोल रहा था और। हाँ बता दो बता दो बता। अच्छा, जो फ्री फॉल नहीं करते उन पर नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात है। चलो चलो, देखो मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। फिजिक्स क्लास तो होगी आप लोगों की, है नहीं हुई? तो पढ़ी तो होगी अपन ने, है ना? 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ी? पढ़ी थी ना, कैसे फर्जीवाड़े से पास हो लिए?
बायोलॉजी पढ़ी है, 12वीं तक फिजिक्स पढ़ी है, फिर भी इतनी बुरी हालत है, हैं? अरे देखो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये कॉमन होता है, मतलब दो बॉडीज के बीच में लगता है, मतलब कोई भी दो बॉडी हो यूनिवर्स में, जैसे आपके और मेरे बीच भी लग रहा है, फील हो रहा है तेरे को? हैं? कम है सर। कम है, पर थोड़ा तो फील हो रहा होगा। नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली ये सही बात है कि हम दोनों के पास क्या है, मास क्या है, बहुत कम है, नहीं तो फील हो जाता है ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील होने के लिए क्या है, मास बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हर एक बॉडी के बीच में लगता है, कोई भी दो बॉडी उसके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसका होता है G m1m2/r² है, ठीक है। मतलब एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r रेडियस मतलब उनके बीच की दूरी की, d² भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मतलब जो है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या है, ये जो है ना, हम लोग इसको एक्सेलरेशन ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, देखो टेक्निकल टर्म्स की जब बात करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। नॉर्मली हम बोल देते हैं तुम्हें कितना वजन है, तो बोल देते हैं कि भाई जो है 50 किलो है, जबकि जो वेट है वो केजी में हो ही नहीं सकता, वो न्यूटन में ही होगा, जाहिर सी बात है। अरे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना भाई, W बराबर क्या होता है, mg होता है, ठीक है। ये मास है और ये क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, पर हम बोलचाल की भाषा में ला दिए हैं कि भाई कितना वेट है, 50 किलो। बेसिकली अरे मशीन पे चढ़ते हो तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वजन के कारण नीचे की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वो फोर्स को कैलकुलेट करता है, जाहिर सी बात है। तो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई जो है हमें कितना है, 50 किलो वजन है, क्योंकि ग्रेविटी तो सब जगह समान है, अर्थ की लगभग समान है, इस वजह से हम इग्नोर मार दे। तो इसमें भी ऐसा ही कि हम इन जनरल क्या बोल देते हैं कि भाई ये एक्सेलरेशन है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक्सेलरेशन तो मैं बता दूंगा। ग्रेविटी क्या है, मतलब ग्रेविटी अर्थ और अर्थ के अलावा जितने भी मास है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो ग्रेविटी है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, मतलब बता दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला इसके और मेरे बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके और किसी के बीच में, मतलब अर्थ, मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब कॉमन है इन जनरल, वो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके आपस में जो लगेगा उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दी अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब जो है पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे ना, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटी, ठीक है। पृथ्वी के कारण क्या है, त्वरण लगता है। मतलब ये टेक्निकल टर्म्स में है ना, आप लोगों को ऐसे हजम नहीं हो रहा होगा ये बातें, ठीक है, पर हजम कर लो, है ना, बता रहा हूँ मैं। टेक्निकल टर्म की बात करें, जैसे अब ये भी हजम नहीं होगा सर, न्यूटन में तो हम कभी मापे नहीं, जाहिर सी बात है, हम तो 50 किलो 20 किलो ही मापते हैं, पर टेक्निकल टर्म में तो गलत है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में अंतर समझ में आए। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब आपके मेरे के बीच में, किसी भी दो पिंड के बीच में जो है लगता है, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी क्या है, अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मार्स के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, मतलब अर्थ होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी भी एक क्या है, फोर्स ही है, ग्रेविटी भी क्या है, फोर्स है। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी थी, एग्जाम में क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम में देखो एक्सेलरेशन की मैं बात कर ले रहा हूँ, जैसे जी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, जैसे ग्रेविटी, अब जी जो भी 9.8 है, हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कितनी है, इन जनरल बोल दे रहे हैं, बोलचाल की भाषा है, पर वो क्या है, जी जो 9, अरे उसकी यूनिटी अलग है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो फोर्स तो हो ही नहीं सकता वो, है ना। वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना। पृथ्वी गुरुत्व के कारण क्या है, त्वरण है। कभी पढ़ोगे ना तो पूरा ही सेंटेंस लिखा रहता है, वो शॉर्टकट मार देते हैं, वो वाली बात अलग। अब एक बात बताओ, देखो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगा, वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, ज्यादा पुल करेगा। तो मैं ग्रेविटी बोलूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलूं, बात बरोबर है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि कहां पर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी, मैं ग्रेविटी बोलूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलूं, बात बरोबर है। मतलब मैं कम ज्यादा के सेंस में बोल रहा हूं, है ना।
तो एक बार बताओ, इक्वेटर पे ज्यादा होती है कि पोल्स पर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? पोल्स पर ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? रेडियस कम होती है और इसकी रेडियस होती है ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा कोई बता सकता है? फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला से ही निकाला है वैसे, मतलब ठीक है। जी बराबर क्या है? जी एम ई और एम बाई, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि रेडियस यदि घटेगा, मतलब ये क्या है? अर्थ का मास है, ये क्या है? अर्थ का मास है। और जो है आर, यदि रेडियस घटेगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और यदि ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घट जाए। अरे इतनी तो बात समझ में आती है कि भाई नीचे का पोर्शन घटेगा तो ऊपर का बढ़ जाएगा, जाहिर इतना तो आ जाएगा ना, लोड तो नहीं जाएगा। हाँ अपन को तो आ जाएगा, है ना। तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो? किसी कर रहे हो? भूल गए? एनडीए की कर रहे हो? हाँ अच्छा। तो बेसिकली जो है यहाँ पर जो है रेडियस किसकी ज्यादा है? इक्वेटोरियल रेडियस क्या है? ज्यादा है। यदि रेडियस ज्यादा होगी तो ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर जो है पोलर रेडियस क्या है? कम है, तो वहां पर क्या होगा? ज्यादा। अरे बात समझ में आ गई? तो यदि आपको बोले कि जी जो है मैक्सिमम जो है कहां पर होगा? पोल्स पर होगा। और जी जो है मिनिमम कहां पर होगा? इक्वेटर। सुन लो पहले, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया, है ना, ठीक है। और कैसे पता लगा सकते, पता है आपको? हाँ बताओ बताओ बताओ, कुछ बोल रहे थे। वेट माप के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा? हाँ फिजिक्स वाले लड़के, 12वीं तो पढ़ी अपन ने, है ना। ये बता कि इसके अलावा कैसे पता लगाएंगे? पता नहीं है, याद नहीं आ रहा कि याद तो अपन को कुछ है ही नहीं, उसका छोड़ो, ठीक है। देखो देखो मैं बता दे रहा हूँ हल्का सा, इसको रब कर दे रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ जानकारी। हाँ हाँ सर जब अर्थ रोटेट करती है, हाँ तो रोटेशन के कारण ये पोर्शन तो घूमता है, ये अपने उसी मतलब समझ गया, ठीक है। घूमता है, तो उस घूमने के कारण यहाँ तो चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होता है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही बात। कहाँ गया वो? अर्थ ग्लोब नहीं है क्या? अच्छा अच्छा ग्लोब, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। देखो बेसिकली जो फॉर्मूला वगैरह आया होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो की होगी, हल्का सा मैं बता, आप सही बोला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर जैसे सपोज करो ये 0 डिग्री है, अरे इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। आपका नाम क्या है? आकाश, है ना। अभी आकाश जो है ना इक्वेटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपका नाम क्या है? नितिन। तो ये नितिन जो है 30 डिग्री पर है ना। आपका नाम बता? विनीत, विनीत। हाँ फिजिक्स वाले लड़के, तेरा कितना नाम क्या है तेरा? हाँ चेतन, अच्छा अच्छा। अरे भगत सिंह, अरे डट जा हमारा भाई, है ना। देखो तो अंकित बोला, क्या बोला? आकाश, आकाश, नितिन और विनीत, मतलब खुद ही को समझ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। और ये क्या है? चेतन है। तो बेसिकली आकाश है 0 डिग्री पर, ठीक है, और नितिन है 30 डिग्री पर, विनीत है 60 डिग्री पर और चेतन है 90 डिग्री पर। ध्यान से सुनना, है ना। अब बात यह है कि अब जैसे ये आकाश है, सीधी सी बात है, आकाश 0 डिग्री पर है, ठीक है। आकाश अपनी जगह से यहाँ पर वापस से घूमकर कितनी देर में आ जाएगा? अरे 24 घंटे में, अरे 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड होता है ना, है ना, लगभग 24 घंटा ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली आकाश जो है 24 घंटे बाद अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नितिन जो है, नितिन भी यहाँ था, तो ये भी घूमकर वापस से कितनी देर में आएगा? अरे 24 ही घंटे में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो विनीत है, विनीत भी जो है घूमकर 24 घंटे में अपनी जगह पे आएगा, और चेतन तो अपनी जगह पे घूम रहा है, अपन को लोड है ही नहीं, है ना, ठीक है। तो बात यह है, सब कितने ले रहे हैं? 24 घंटा ले रहा है, जाहिर सी बात, कौन सब कितना ले रहा है? 24 घंटा। अब बात यह है कि सबसे ज्यादा जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, तो किसकी है? इक्वेटर की है। अरे ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसकी क्या है?
कम है, इसकी और कम है, इसकी तो कुछ है ही नहीं, जाहिर सी बात है। तेरे को तो पोल पे लटकाया हुआ है मैंने, है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो है ये जो है इक्वेटर हो गया, ऊपर जाते हुए डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब परिधि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। तो अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम तो सब सेम ले रहा है, सब 24 घंटे ले रहा है, तो मतलब 24 घंटे में जो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। अरे भाई सभी 24 घंटे ले रहा है, अब 24 घंटे में जो ज्यादा दूरी तय करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। तो मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, आकाश की, ठीक है। और फिर जो है फिर किसकी होगी, नितिन की होगी, फिर इसकी, और इसकी तो कुछ होगी नहीं, है ना, ठीक है। ये तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, जाहिर सी बात अपनी जगह पर आनंद ले रहा है ना, ठीक है। तो बात यह है कि आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, नहीं सुना, सुना है ना, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी होती है, ठीक है, उसमें बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी चीज, जैसे आप पत्थर लो, पत्थर को धागे से बांध के घुमाओ, छोड़ दोगे तो बाहर निकल जाएगा, जाहिर सी बात, किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अपकेंद्रीय बल का। अरे वो दही से वो निकालते हो मक्खन, अरे निकालते नहीं हो तो देखा तो होगा, है ना, ठीक है। दिल पे ले लेगा, हम तो निकालते ही नहीं है ना, ठीक है। तो बेसिकली रही घुमाते हो तो बाहर की साइड ही जाता है, तो किसके कारण जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसमें आउटवर्ड एक फोर्स लगता है, उसे सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जिसकी जितनी ज्यादा तेज घुमाओगे उतना बाहर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। घुमा के देख लेना, है ना, पक्का है ना, घुमा रखा है, धंधा तो नहीं है ये सब, है। अच्छा अच्छा, चलो चलो। आज वो गांव पहले तो वो सब होता था ना गांव में, वो लगा के मतलब ऐसे, है ना। आजकल तो मशीनें आ गई, गांव वाले भी थोड़े एडवांस हो गए ना। हाँ, ट्रैक्टर से कौन निकालेगा, कौन बोल रहा है, टेक्निक, हाँ, उनको ट्रैक्टर से नहीं निकलता है भाई, है ना। हाँ, चलो चलो। तो बात यह है कि सीधी सी बात है, वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ नमस्ते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम, और इस पर क्या होगा, और कम। अरे इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर कोई मास है, एम मास है, इसको अंदर की साइड पुल कर रहा है। मैंने बोल दिया कि ये अंदर की साइड पुल कर रहा है, ये 10 से पुल कर रहा है, मैंने मान लिया, ठीक है, 10 से पुल कर रहा है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की साइड, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है मान लिया 3, मान लिया, है ना, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना बचा, 7 का बचा, मतलब 7 से अंदर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर जैसे मास है तो यहाँ पर 10 से खींच रहा है, मान लिया, और अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। अरे यहाँ पर 3 लग रहा था तो यहाँ पर कितना लगेगा, 2 लग रहा है, तो यहाँ पर कितने से खींचेगा, 8 से। इसी प्रकार जो है यहाँ पर आओगे तो 10 से पूरा का पूरा मास खींच रहा है, और बाहर की साइड तो कुछ लग रहा है नहीं, मतलब 0। तो मतलब मैक्सिमम फोर्सेज कहाँ पर फील हो रहा है, पोल्स पर फील हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कम फील, मतलब कैंसिल आउट हो जा रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि अर्थ जो है 17 टाइम्स, मतलब जिस रेट से घूम रही है उसका 17 टाइम्स घूमने लग जाए ना तो ग्रेविटी 0 हो जाएगी। मतलब अरे बहुत तेज घूम रही है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। हम सब हवा में, है ना, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे, मैडम सही बोल रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। हाँ, तो जो है बिल्कुल ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम सब हवा में। तो बात समझ में आया कि इक्वेटर पर ग्रेविटी क्यों कम रहती है, इधर क्या हो रहती है, ज्यादा रहती है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जाहिर सी बात है, Gm/r², ठीक है। क्या आर ही तो लिखा है मैंने, नहीं R² ही होता है, R² ही होता है। मैं कल रात को पी भी नहीं थी मैंने यार, है ना, पूरे होश में आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, तो अरे R² ही हो जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, है ना, मान ले। तो सीधी सी बात है, तो G मैक्सिमम पोल्स पर होगा, G मिनिमम इक्वेटर पर होगा। अब एक बात बता दे रहा हूँ, देखो ये तो थी सरफेस की बात, अब मैंने बोला सरफेस पर ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, पोल्स पर, इक्वेटर पर होगी मिनिमम। अब बात कर ले रहे हैं अर्थ के अंदर और बाहर की बात कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। ये सिर्फ समझाया था मैंने, काम मुझसे हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये जो है अर्थ के अंदर जाओगे और अर्थ के बाहर जाओगे, मतलब कोई पॉइंट है ए मतलब सरफेस पर है, कोई ये पॉइंट है सेंटर पर O, और यहाँ पर कोई पॉइंट है B, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर मान लो, दूर मान लो। तो मतलब एक पॉइंट है सरफेस पर, एक है अर्थ के सेंटर पर, और
यहाँ पर है 500 किलोमीटर दूर मान लो या कितनी भी दूर मान लो, ठीक है। तो एक बार बताओ मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ पर होगी? देखो वो क्वेश्चन अलग है, इतनी तो समझ में आ रहा होगा। अरे एक सरफेस का वेरिएशन बोल रहा हूँ, एक अलग अलग पॉइंट का वेरिएशन बोल रहा हूँ। एक बोल रहा हूँ कि सरफेस पे अर्थ के सेंटर पर और अर्थ के सेंटर से दूर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैक्सिमम ग्रेविटी है तो ओ पर होगी, ए पर होगी, या जो है सब जगह सेम होगी? हाँ, ए पर होगी। और सबसे कम डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, सेंटर पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि सिर्फ याद रखना है अपन को, है ना, ज़्यादा लोड लेना नहीं है ना। बात ये कि अर्थ के सर्फ, ध्यान से सुनना, 2-3 चीज़ें ये हर बार एग्जाम में आती है, ठीक है। देखो ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है, फिजिक्स का भी पार्ट है, इंटरसेक्शन है, जाहिर सी बात है। अब एग्जामिनर तो पूछेगा नहीं ना, आपके इंडिया में फिजिक्स का अलग होता है ना, ठीक है। नॉर्मली एसएससी में जो है फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब एक साथ होता है। तो बात ये हर साल क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना। देखो सरफेस पर पूछे, है ना, ध्यान सुनना, सरफेस पर पूछे तो मैक्सिमम पोल्स पर, मिनिमम इक्वेटर पर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात हो रही सरफेस के अंदर, सरफेस और सरफेस के बाहर की, ठीक है। तो सरफेस के, पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी क्या होती है? 0 होती है। ग्रेविटी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर जी कितना हो जाता है? 0 होता है। और यहाँ पर होता है मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। मतलब कभी भी जैसे अभी स्पेस में जाते हो तो हम बोलते हैं कि भाई ग्रेविटी कम होती जाती है ना, एकदम नगण्य हो जाएगी, पर 0 नहीं हो सकती। मतलब दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, चाहे थोड़ा ही लगे, हल्का सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो है, एक बात मैं बोल सकता हूँ, मैं सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं या अर्थ सरफेस से नीचे जाऊं, ग्रेविटी विल डिक्रीज। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैं धरातल से ऊपर जाऊंगा तब भी ग्रेविटी कम होगी, धरातल के अंदर जाऊंगा तब भी ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो आपसे सरफेस की बात करें तो भाई सरफेस पर जो है कहां पर मैक्सिमम होती है? पोल्स पर। मिनिमम कहां पर होती है? इक्वेटर पर होती है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपसे पूछ ले कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं इधर ही आ जाता हूं। ये लिख लेना आप, है ना, पहले लिख लो। सरफेस पर जो है ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, जी मिनिमम होती है इक्वेटर पर। पृथ्वी के धरातल पर ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होती है, जीरो होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण 0 होता है। कुछ डाउट है? हाँ, क्यों होता है? फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे Gm/r² है, तो यहां पर जो है ना, बता दे रहा हूं, Gm/r²। तो बेसिकली क्या होता है, देखो दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहली चीज़ तो फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि अर्थ के सेंटर पर, है ना। अब बात ये कि जैसे यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करेंगे तो जिस सरकमफेरेंस की बात करेंगे उतना ही हम मास लेते हैं, ठीक है। मास पूरे का नहीं लेते हैं। यदि हम टेक्निकल भाषा में बात करें ना कि यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी, तो यहाँ पर जितना मास है उसकी बात करेंगे। तो ये मास और ये रेडियस, इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये मास और ये रेडियस। तो यहाँ पर जाते जाते ऐसा बोला जाता है कि जो सेंटर है वहाँ पर मास कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस वजह से 0 होगी, ठीक है। मतलब सिर्फ रेडियस को काउंट नहीं करते, है ना। और भी तरीका है, और भी क्या है कि जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर कोई है ना, ठीक है, कोई पॉइंट है, तो ग्रेविटी क्या है? बेसिकली अट्रैक्शन वाला फोर्स है।
अट्रैक्शन वाला फोर्स है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इधर पूरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा अंदर इसको भेज दिया, तो यहाँ पर इधर वाला मास इधर खींच रहा है, इधर वाला 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 इधर, इधर वाला इधर खींच रहा है। तो इस पॉइंट पर मतलब कुछ मास, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, थोड़ा इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो मतलब कुछ मास इधर, कुछ मास इधर खींच रहा है। तो जब अर्थ के सेंटर पर आ जाते हो तो इधर 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 चारों तरफ क्या हो जाता है, मासेज मतलब जो फोर्सेज जब बराबर हो जाते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाते हैं। बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। मतलब कोई नहीं पूछेगा तुमसे ये कि भाई ऐसा क्यों है, बता दिया है मैंने। अच्छा कहाँ पर मैक्सिमम होगी बताओ, हाँ देख लो एक बारी। कहाँ पर मैक्सिमम होगी, पोल्स पर होगी। चेतन कहाँ होगी, पोल्स पर पक्का। देखो यहाँ पर जो है ये मैं लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर लिख देता हूँ। देखो बात ये है कि सेंटर पर तो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, इसको हटा दिया। इक्वेटर पर भी क्या होती है, कम होती है ना। अब पोल्स और सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। अब बात है कि पोल भी तो सरफेस पर ही है, ठीक है, ऐसा डाउट आ सकता है। पर ये जो ऑप्शन है सरफेस है, अब सरफेस में बताया तो हुआ नहीं कि बंदा कहाँ पर है या पॉइंट कहाँ पर है। सरफेस में तो कहीं भी हो सकता है ना, वो 30 डिग्री पर भी हो सकता है, 60 डिग्री पर, 90 पे, पोल्स पर भी हो सकता है, इक्वेटर पर भी हो सकता है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है, पर यहाँ पर तो उसने बता दिया ना एग्जैक्टली कि कहाँ पर है वो, पोल्स पर है। तो यदि ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोल्स। अरे भाई पोल भी सरफेस पर ही है टेक्निकली, पर आपको क्या पता है सरफेस पे बंदा कहाँ पर है, ठीक है, वो इक्वेटर पर है कि पोल्स पर है। तो जब आपको लोकेशन दे ही दी गई है कि पोल्स है तो आंसर विल बी पोल्स। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब एक और चीज है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेट का। देखो ये फिजिक्स का है, हल्का सा मैं टच कर दे रहा हूँ, ज्यादा तो क्योंकि एसएससी में इतनी फिजिक्स नहीं है। आपके तो अलग से आता है ना फिजिक्स, है ना आपके तो। देखो W बराबर, W क्या होता है, वेट होता है। M क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। बेसिकली क्या होता है, त्वरण। मतलब इसको छोड़ोगे किस त्वरण से जो है नीचे आएगा, एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, वो क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो W बराबर mg होता है। तो वेट बेसिकली क्या होता है, न्यूटन में होता है। मतलब वेट क्या है, एक तरह का वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। क्या है, फोर्स है। तो बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति का वेट, अर्थ की बात कर रहा हूं, जैसे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, लगभग कितना होता है ये 10, अरे 10 मान ले, 9.8 10 मान ले रहा हूं, है ना, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का वेट 60 है अर्थ पर, तो मतलब व्यक्ति का वेट 60 है, मीन्स W बराबर क्या है, 60 है। तो मतलब मास, ग्रेविटी तो हमारे पास 10 है, तो ये कितना होगा मास,
6 होगा, जाहिर सी बात है। अब पूछ लिया कि किसी व्यक्ति का मास 60 केजी, ध्यान से सुन लेना भाई, ये क्वेश्चन आता है। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का मास जो है यहाँ पर, मतलब ग्रेविटी सब प्लेनेट पर अलग अलग है, ठीक है। ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है, जिसके पास जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ज्यादा ग्रेविटी रहेगी। जैसे जुपिटर है, उसकी सबसे ज्यादा मास है तो उसकी ग्रेविटी क्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब मून क्या है, छोटा है तो उसकी ग्रेविटी क्या है, थोड़ी कम है ना, ठीक है। तो मतलब जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी कम मास होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे किसी, ध्यान से सुन लेना, मास जो है ना, मास हर जगह सेम रहता है। मतलब किसी व्यक्ति का मास यदि 60 केजी है ना, तो मून पे ले जाओ, जुपिटर पे ले जाओ, तुम्हारा मन हो वहां ले जाओ, ठीक है, कितना ही रहेगा, 60 ही रहेगा। वेट चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, वेट। ये फेमस क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है, वेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है, पर ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब जुपिटर पर ग्रेविटी अलग लगेगी, मून पर ग्रेविटी अलग लगेगी, मार्स पर ग्रेविटी अलग अलग लगेगी। तो जाहिर सी बात है, मून पर जो ग्रेविटी है, मून पर जो है ये कितनी है, g/6 है। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल लो, जो गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g/6 है। मतलब पृथ्वी का कितना है, 1/6 है। तो जाहिर सी बात है, यदि मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति का मास, एक बार बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी व्यक्ति का मास जो है, द्रव्यमान जो है, यहाँ पर अर्थ पर 60 केजी है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अर्थ पर 60 केजी है, तो मून पर कितना होगा, हाँ? मैंने बोला कि अर्थ पर किसी व्यक्ति का मास जो है 60 केजी, ठीक है। अब मून पर जो है, मून पर कितना मास होगा, मास कितना होगा, अरे 60 ही होगा। मास में चेंजेस नहीं आएगा, भावनाओं में नहीं बहना है ना, दिक्कत हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूं। तो अब आपसे पूछे किसी व्यक्ति का मास 60 केजी, कहां पर, अर्थ पर, सॉरी वेट बोल दे रहा हूं, है ना, 60 न्यूटन है, वेट है 60 न्यूटन, कहां पर, अर्थ पर। तो आपसे पूछे कि मून पर वेट कितना होगा, मून पर वेट कितना होगा, मतलब सीधी सी बात 60/6, मतलब जितना वेट होगा ना वहां मून पर कितना होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मतलब वेट ही चेंज होगा, मास चेंज नहीं होता है बेटा, इस मतलब, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये लिख लेना भाई, जो है मून पर जो है कितना रहता है, g/6 रहता है। और ये याद रखना कि मास चेंज नहीं होता है, वेट ही चेंज होता है। W बराबर क्या होता है, mg होता है। W मतलब वेट, मतलब भार होता है, मास, ये m मास होता है, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये पढ़ा होगा वैसे, ऐसा नहीं है आप लोगों ने। हो गया, वो जो जियोइड शेप लिखा था हिंदी में लिख लेना, भू-आब, भू-आब, पृथ्वी क्या करती, देखो ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, ये पूरी अर्थ है, ये क्या है, सरफेस है।
तो बेसिकली अर्थ के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन सी लेयर्स है, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल के मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। बैठ जाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल बनाना है आपको, है ना। बनाना है ना। हाँ, ये लाइट ऑफ कर देना भाई, ये वाली नहीं यार, वो वाली चालू कर दो वापस। ना 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 ना, इधर इधर लाइट कम हो गई, ये एक बटन और दबाओ। ठीक ठीक है ना, ठीक है ठीक। हाँ अच्छा, बंद कर। लिखा कि नहीं लिखा, ये बना लिया फोटो। हाँ बनाओ बनाओ।
की कितनी एक बार बता, अर्थ की कितनी लेयर्स है? पता ही नहीं है? अरे तो ऐसे एयरफोर्स कैसे उड़ेगा तू? हाँ ये बता। हाँ आसमान में ऐसे ही, अरे बेटा इतना आसान होता ना तो फिर तो काम हो जाता है ना। तो हाँ ऊंचाइयों में उड़ेगा मुझे लग रहा है ना। देखो अर्थ की कितनी लेयर्स है? अरे कितनी लेयर्स है? बेसिकली 3 लेयर्स है। बेसिकली कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। मतलब सबसे ऊपरी लेयर जो है वो उसे बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले लेयर को मेंटल बोलते हैं और सबसे अंदर वाली को कोर बोलते हैं। मतलब जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर बोला जाता है। ठीक है, ये मेजर लेयर्स हैं। ठीक है, उनका मैंने सब डिविजन कर दिया है। ठीक है, अब एक एक करके मैं बात कर ले रहा हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। जो अपर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, जो सबसे ऊपरी परत है, उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये जो क्रस्ट है लगभग कितने किलोमीटर तक है? 35 किलोमीटर। कितने तक है? 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म। पहले सुन लो, सिर्फ सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे पूछे हम लोग कहाँ रहते हैं? क्रस्ट पे रहते हैं, मेंटल पे रहते हैं? अरे क्रस्ट पे रहेंगे, जाहिर सी बात है। कहाँ पर रहेंगे? क्रस्ट पर रहेंगे। ठीक है, अब ये जो है, अब इसके नीचे क्या है? एस्थेनोस्फेयर है। क्या है? एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर जो है बेसिकली सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, या सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब गाढ़ा द्रव होता है। अरे जैसे एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, एक सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में तो समझ में आता है। सेमी सॉलिड मतलब अरे जो पेस्ट करते हो, मंजन वगैरह करते हो कि सर करते ही नहीं हम? हाँ अरे करते हो ना, तो जो पेस्ट निकलता है वो लिक्विड रहता है, सॉलिड रहता है, सेमी सॉलिड रहता है? सेमी सॉलिड रहता है ना, उनमें दोनों की बीच वाली प्रॉपर्टी रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भी विस्कस मटेरियल भरा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, एक है मैग्मा है, एक है लावा है। एक मैग्मा है और एक क्या है? लावा है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा? बताओ, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने तो। ये कौन सा लिक्विड रहता है? लावा लिक्विड है, एल से लिक्विड हो गया है ना, और ये सॉलिड हो गया। अच्छा अच्छा, इसके अलावा बताओ बताओ। मैग्मा सेमी सॉलिड है और ये सॉलिड है। अच्छा, मैग्मा सेमी सॉलिड है, लावा लिक्विड है, ऐसा है। हाँ हाँ बोलो बोलो। लावा इनर मोस्ट कोर से निकलता है। ठीक है ठीक है, फिर और मैग्मा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। किसी ने भी सही नहीं बताया ना। देखो देखो कोई बात नहीं, देखो एक बात बता दे रहा हूँ, मैग्मा और लावा दोनों सेम होता है। ठीक है, पहली कोई बात नहीं। ठीक है, बताना चाहिए है ना, कोई बात नहीं। क्लास में बताने गलत हो जाने से कोई बेइज्जती नहीं होती है ना, पहले बता दे रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाती है, तो मैं बता दे रहा हूँ इज्जत है भी नहीं, है ना। हाँ, तो इतना लोड लेना नहीं है, आराम से बताया करो, गलती किया करो, याद रहेगा। ठीक है, तो मैग्मा और लावा क्या है? दोनों क्या है? सेम चीज़ है। बात यह है कि फिर मैग्मा और लावा सेम चीज़ है, फिर डिफरेंस क्या है? मैग्मा कहाँ रहता है? ये इनसाइड ऑफ दी अर्थ रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? ये पृथ्वी के अंदर रहता है। ठीक है, ये जो कहाँ रहता है? आउटसाइड दी अर्थ सरफेस। मतलब ये पृथ्वी के धरातल के कहाँ रहता है? बाहर रहता है। ठीक है, मतलब अरे वोल्केनो का नाम सुना होगा, ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ जो एस्थेनोस्फेयर है, इसके अंदर मैग्मा भरा होता है। क्या भरा रहता है? मैग्मा भरा रहता है। ये मतलब जो है मतलब लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वही कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता है, जम जाता है। तो बेसिकली जो अंदर मटेरियल था वही बाहर आया है। ठीक है, तो जो अंदर जो सेमी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल है उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, वही जो है अर्थ सरफेस से बाहर आके ठंडा हो गया उसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। मतलब मैग्मा और लावा सेम चीज है। मैग्मा कहाँ रहता है? इनसाइड दी अर्थ रहता है, और ये कहाँ रहता है? आउटसाइड दी अर्थ। और मैग्मा को एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोल्टन रॉक्स किसे बोला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? मोल्टन रॉक्स भी बोलते हैं, मतलब पिघली हुई चट्टानें।
भाई पिघली हुई चट्टाने का क्या तात्पर्य है? ठीक है, बेसिकली मतलब जितनी भी रॉक से कभी नाम सुना होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स, ऐसा कुछ कुछ सुना होगा। ठीक है, अवसादी चट्टाने, कायंत्री चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, तो सभी का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? मैग्मा से होता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब किससे बनती है? मैग्मा से। तो बेसिकली मैग्मा कहाँ पर भरा होता है? एस्थेनोस्फेयर के अंदर। तो मतलब वो किस फॉर्म में? मोल्टन रॉक से। मतलब पिघली हुई चट्टानें बाहर आके अलग अलग फॉर्म में जमेगी, तो मतलब सेडिमेंट्री हो जाएगी, मेटामॉर्फिक हो जाएगी, इग्नियस, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर बात ये है कि आपसे पूछे कि मोल्टन रॉक्स किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? मैग्मा को। मैग्मा कहाँ रहता है? इनसाइड ऑफ द अर्थ रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है। ये कहाँ रहता है? आउटसाइड ऑफ द अर्थ सर्फेस। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, हाँ इतना लिख लेना। ये मैग्मा को हिंदी में भाई मैग्मा ही बोलते हैं, लावा को लावा ही बोलते हैं। हिंदी में लिख लेना, ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ये पृथ्वी के धरातल पर, धरातल के ऊपर पाया जाता है। ये पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर। लिख लिया मैग्मा और लावा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मतलब जो हमारा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का जो मटेरियल है, ठीक है, तो वो कहाँ पर भरा रहता है? एस्थेनोस्फीयर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, सुन लो, सिर्फ सुन लो, है ना? ठीक है, अब ये अर्थ के अंदर जो है लोअर मेंटल आ गया, ये आउटर मेंटल है, ये क्या है? इनर कोर है। ठीक है, तो मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर सब डिवीजन मैंने कर दिए। ठीक है, आपसे पूछे, देखो जो आपने बोला था कि ये कोर से निकलता है, कोर से तो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, कहाँ से निकलता है? एस्थेनोस्फेयर से। ठीक है, कोर से अंदर से मटेरियल आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिर्फ कहाँ से आता है? एस्थेनोस्फेयर से। तो आपसे पूछे कि वोल्केनो का सोर्स क्या है? एस्थेनोस्फेयर। मतलब जो ज्वालामुखी है कहाँ से निकलते हैं? एस्थेनोस्फेयर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये लोअर मेंटल है, ये भी जो है सॉलिड फॉर्म में है। आउटर कोर जो है ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, और ये किस में है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और ये भी जो है सॉलिड है, और ये भी क्या है? सॉलिड। सुन लो, देखो एक चीज आप याद रख सकते हो, तो सुन लो पहले, है ना? आउटर कोर और एस्थेनोस्फेयर को मैं छोड़ दूं, आउटर कोर और एस्थेनोस्फेयर को मैं छोड़ दूं, तो पूरी की पूरी अर्थ किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, सब कुछ सॉलिड है, सिर्फ क्या है? आउटर कोर लिक्विड है और एस्थेनोस्फेयर क्या है? सेमी सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में, मतलब लगभग जो है सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये पूरी की पूरी अर्थ सॉलिड में है, बस सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। ये ऐसा लिख लो, सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, ये लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड को हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिख लें। सर उसकी मैक्सिमम डेप्थ 400 किलोमीटर की हो। हाँ 400 किलोमीटर 400 है या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 400 कम है, बहुत है 400, है ना? लिख लिया? अब देखो एक बात मैं बता दे रहा हूं, देखो लिथोस्फीयर का कभी नाम सुना होगा आपने? हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। अब लिथोस्फीयर जो है
अब एक बार बताओ, लिथोस्फीयर किससे मिलके बना होता है? मतलब क्रस्ट से मिलके बना होता है, या क्रस्ट प्लस मेंटल से मिलके बना होता है, या जो है अपर क्रस्ट, सिर्फ अपर क्रस्ट आएगी, ऐसा कुछ होता है? बताओ। क्रस्ट से मिलके बना होता है। बताओ इसके अलावा, चलो भाई सिर्फ क्रस्ट आएगी, क्रस्ट में भी सबसे ऊपर वाली की मतलब पूरी क्रस्ट आ जाएगी? ऊपर ऊपर वाली। इसके अलावा किसी के मन में कुछ? अपने तो मन में नहीं आ रहा होगा, हाँ ना, सब मन गायब हो गया है ना? देखो किसकी क्लास चलती है यार? करके मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? लिथोस्फीयर जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है ना, ऐसा फील होता है जैसे ग्रेविटेशनल फील हुआ था, है ना? ठीक फील हो, तू ज़्यादा फील मत करना, है ना? मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा, है ना? तो बेसिकली क्या है कि हमारी अर्थ है जो सबसे ऊपरी लेयर है, उसे हम नॉर्मली लिथोस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है? करेक्ट है नॉर्मली, पर टेक्निकल टर्म्स में आप बात करोगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो क्या डिफरेंस आता है वो मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारी अर्थ की जो ऊपरी लेयर है उसमें क्रस्ट भी आता है, ठीक है? अब क्रस्ट के नीचे तक, ठीक है, मतलब लगभग जो है 100 किलोमीटर तक, मतलब ये जो पूरी लेयर है, ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो सेमी सॉलिड फॉर्म में था, जो मैग्मा था, मैग्मा के ऊपर वाली जो लेयर है पूरी की पूरी क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। क्या कहलाती है? पहले सुन लेना, है ना? क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है रॉक्स होता है, लिथोस का मतलब होता है रॉक्स, चट्टान होता है। तो बेसिकली जो हमारी जो ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? हार्ड है, ठीक है, एकदम हार्ड है, तो ये क्या है? लिथोस्फीयर है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि लिथोस्फीयर किससे मिलके बना होता है? ध्यान से सुनना, ये मिलके बना होता है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। हिंदी में बोलते हैं इसे भू परपटी, और जो है ऊपरी मेंटल। और ये कितने किलोमीटर तक होता है? लगभग जो है 100 से 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर तक होता है, याद रख लेना है। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आया, तो याद रखना लिथोस्फीयर सिर्फ क्रस्ट से मिलकर नहीं बना होता, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, मतलब सीधी सी बात है, क्रस्ट भी आएगा और मेंटल का कुछ हिस्सा भी आएगा। लगभग कितने तक रहता है? 100 से 200 किलोमीटर तक होता है। बात समझ में आ गई? वो लिख लेना ऐसा कैसा। कहाँ देख देख, मैंने देख कहाँ से लिखा है, कहाँ? मैंने इस साइड तो कुछ एरो ही नहीं किया दोस्त। देख अपर मेंटल है, मेंटल अपर हो चाहे लोअर हो, सीधी सी मेंटल तो है, वो यहां से स्टार्ट हो गया मेंटल, ये अपर मेंटल है और ये क्या है? लोअर मेंटल। तो बेसिकली मतलब अब यहाँ पर मार्कर नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या है? मेंटल ही है, पर मेंटल में भी कौन सा है? अपर मेंटल। अपर मेंटल है, ये क्या है? लोअर मेंटल। यही तो लिखा है, देख इधर तो मैंने प्रॉपरली बनाया है, देख यहाँ से यहाँ तक अपर मेंटल है, फिर उसके बाद में ये वाला जो है ये पूरा का पूरा क्या है? लोअर मेंटल। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बीच में लिक्विड कहाँ से है? ऐसे डाउट आ रहा था कि किसी को ऐसे डाउट आ रहा था कि अब आ गया? आ रहा था। अच्छा कैसे है कोई बताएगा? मतलब कि देखो, मतलब लगभग सब सॉलिड में है, ये बीच में लिक्विड आ गया, ये सॉलिड आ गया, मतलब ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, बीच में लिक्विड कैसे आ गया? बताओ बताओ बताओ। टेम्परेचर का फर्क है? अच्छा चलो ठीक है, अभी बात करते हैं। हीट की वजह से सब पिघल गया तो मारा भाई डट जा। देखिए एक बार देखो,
बात ये है कि आप एक बार बताओ, अर्थ सरफेस से ऊपर, अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ आओगे तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अभी देखा, ठीक है, तो अर्थ के अंदर आओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अर्थ के सेंटर में आते आते, मतलब सेंटर ऑफ दी, लगभग कितना टेम्परेचर हो जाता है? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब अर्थ के अंदर आ रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहता है, पर मतलब सीधी सी बात है कि ऊपर से नीचे आने पर इन जनरल टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ता है, एक बात बताओ, अर्थ के अंदर आओगे तो प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। हाँ, क्यों बढ़ेगा? दाब घटेगा? घटेगा। अच्छा, कितने लोग बोले अर्थ के अंदर जाओगे तो जो प्रेशर है वो बढ़ेगा? एक बार हाथ खड़े करो। बढ़ने वाले? हाँ, ठीक है, ठीक है। कितने लोग बोले कि प्रेशर घटेगा? एक बार हाथ खड़े करो। प्रेशर घटेगा? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बीच का। अब ये बता दे कि प्रेशर बढ़ेगा क्यों? प्रेशर आपने बोला ना प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा क्यों? कौन बताएगा प्रेशर बढ़ेगा क्यों? कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कुछ भी चीज ले लो आप, बर्तन ही ले लो, उसमें पानी गर्म करेंगे, उसमें टेम्परेचर देंगे तो उसके कारण वो तो प्रेशर तो बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा है? तो बर्तन भी तो खुला और बंद हो सकता है दोस्त, है ना? ठीक है ना? बंद होगा जब खुले में तो नहीं बढ़ेगा, है ना? ठीक, हाँ, एग्जैक्टली, सही बात है। मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं अंदर। अरे तो वो तो प्रेशर होने के कारण है ना, जाहिर सी बात है, वो तो उसका रिजल्ट है। देखो, एक बात मैं बता दे रहा हूँ जो इन्होंने बोला, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है तो सोचा होगा कि प्रेशर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। मैंने मानसून में बताया था कि टेम्परेचर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा कुछ कुछ बताया था। पर मैंने ये भी बोला था कि वो ओपन सिस्टम था। मैंने बोला था यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर गर्म होगी, गर्म होकर क्या हो जाएगी? हल्की होगी, ऊपर उठेगी, तो उसके कारण प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था। अब एक बार बताओ, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? आप गर्म करते हो तो एयर क्या होती है? एक्सपेंड करती है। अब एक्सपेंड तो कर रही, पर जाने की जगह ही नहीं मिल रही ना उसको, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यदि क्लोज सिस्टम है तो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अरे बात समझ में आई है? ठीक है, ये क्लोज सिस्टम है। अरे अर्थ क्लोज ही है, खुली हुई थोड़ी है। अर्थ क्या है? क्लोज सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है अर्थ के अंदर जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कैसे भी मान लो यार, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर सपोज करो 10 किलो का वजन पड़ रहा है इस पर, मान लिया, यहाँ पर कितने का पड़ेगा? 50 किलो का वजन पड़ेगा, यहाँ पर 100 किलो का पड़ेगा। मतलब वजन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अंदर की साइड जो है प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अर्थ के अंदर जाओगे तो प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब, टेम्परेचर को तो ताप बोलते हैं। एक बात बताओ, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। घनत्व, डेंसिटी अंदर ज्यादा होगी कम होगी? हाँ, ज्यादा होगी? हाँ बताओ, ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी अर्थ के अंदर? अच्छा, इतनी सी ज्यादा होगी क्या? हाँ, अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि कम होगी? कम होगी। अच्छा, कम क्यों होगी? लिक्विड हो जाएगा तो। अच्छा 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 अच्छा, अपना वॉल्यूम तो बढ़ेगी सर, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? अब उसने बोला है ना यार, तो मैंने हाँ थोड़ी करा है, कोई बात। वॉल्यूम बढ़ता फिर तो प्रेशर ही ज्यादा नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं है ना, उसने अपना जवाब दिया है, कोई इतना गुस्सा थोड़ी हो ना तेरे को, है ना? देखो सही बात है ना, अंदर जाओगे तो जो है क्या होता है कि डेंसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, किसी भी चीज को प्रेशराइज करोगे,
किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करोगे तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो उसके कारण डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अंदर जाते जाते प्रेशर क्या हो जाता है, अरे फॉर्मूले से भी बता सकते हो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, पर इतना लोड क्यों लेना फालतू का, है ना भाई, तेरे को तो एनडी की तैयारी करनी है, तो टेक्निकल वाला आदमी है, इतना ज़्यादा लोड बेकार है। तो सीधी सी बात है कि अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके कारण डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब अंदर जो है डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, अर्थ के अंदर जाओगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। ये इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अनोमली आती है, बीच बीच में कम ज़्यादा होता है, पर वो हमारे काम का है नहीं, जाहिर इन जनरल हम बात करें। बात समझ में आ गई। ये इतना से लिखना, मैं उसका आंसर करने के लिए ये सब बताऊँ, पहले लिखो। मतलब नीचे आओगे तो प्रेशर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। सर एक बात, आप क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की बात कर रहे थे, प्रेशर में, टेम्परेचर में, लेकिन सर अर्थ पे तो क्लोज वो ओपन ही है सिस्टम। हाँ, तो वहाँ तो यहाँ तो प्रेशर भी ज़्यादा है और तो टेम्परेचर भी, अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर। अरे एक बार बताओ, सबको मिक्स कर दे रहा है तो एक ही बार में, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। देख, अर्थ के ऊपर है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देख बेटा, एक बार बता, कोई भी चीज़ को गर्म करेगा, एक्सपेंड करती है कि नहीं करती, नेचर है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, थोड़ा समझना, प्रेशर क्या होता है, एयर कॉलम होता है, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, दीवार हटा दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक टाइल मान ले, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है इस टाइल का। तो यहाँ पर एक प्रेशर है, उसका वजन होगा, जितना वजन होगा टोटल, तो वो प्रेशर कहलाएगा। तो क्या हो गया, अब नीचे को मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ। अब गर्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में एनर्जी आएगी, एक्सपेंड करेगा। तो एयर जो है यहाँ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में उतनी एयर थी, वो फैल जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जितना वजन था क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ओपन सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, ये हो गया। तो अब एक बात ये है कि यहाँ पर जो है कि भाई लिक्विड कैसे, देखो कोई नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर लिक्विड कैसे आया, सिर्फ मैं जानकारी बता दे रहा हूँ। सीधी सी बात है कि देखो हर एक मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे सोना अलग पर पिघलता है, चांदी अलग पर पिघलता है, अलग लोहा अलग पर पिघलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है कि निकल, मतलब यहाँ पर सियाल पाया जाता है, सिलिकॉन एंड अल्युमिनियम क्रश पर, सीमा पाया, मैं लिखा दूंगा, है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल पे पाया जाता है। और यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है, निफे पाया जाता है, मतलब निकल एंड आयरन पाया जाता है। कहाँ पर, कोर के अंदर, मतलब पूरी कोर के अंदर क्या पाया जाता है, निकल और आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे सपोज करना है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो निकल और आयरन था वो क्या कर गया, मेल्ट कर गया, वो क्या कर गया, पिघल गया, मतलब इतने टेम्परेचर पे क्या हो गया, पिघल गया। तो ये चलो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो और ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा, ठीक है, ये तो और ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा। बात सही है ना, यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ा है पर यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। किसी भी चीज को प्रेशराइज कर दोगे, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, मतलब कोर के अंदर, इनर मोस्ट कोर के अंदर, तो किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म। अरे बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, अर्थ। और तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, देखो बता दे रहा हूँ। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। आपसे पूछेगा लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल से मिलकर बना होता है। वोल्केनो कहाँ से निकलते हैं, एस्थेनोस्फीयर से निकलते हैं, ठीक है। दुर्बल मंडल बोला जाता है, ठीक है। और जो है हमारी जो आउटर कोर है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अर्थ के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, यदि क्रस्ट पर वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर का हर 32 मीटर पर, क्रस्ट पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये रेट है, एक बार पूछा गया था एसएससी जेई के अंदर, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था। मतलब ये फिक्स रेट नहीं है, लगभग जो शुरू की जो 100 किलोमीटर का जो है, जो लिथोस्फीयर उसमें काम करता है। मतलब कितना, मतलब 32 मीटर जाओगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। समझ में आया कि नहीं है, हाँ लिख लेना है ना, वो कहाँ लिखा है मैंने, उधर लिखा था 32 मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे हवा में याद नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा मैडम। फिर ऐसे ही आपने सब सुनी हुई बातें याद कर ली तो फिर आइंस्टीन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे आप।
अपन तो है ही आइंस्टीन, है ना। सब सुन के सब अभी तो जा रहा है ना अंदर। हाँ लिख रखा है। हाँ और चेतन तू तो लिख रहा है ना। हाँ अभी तू भी ऐसे नहीं बोलेगा लिखा हुआ है समझा नहीं है ना। छोटा चेतन है। चलो ठीक। मेंटल कोर, एस्थेनोस्फेयर, मैग्मा, लावा, ये सब बता दिया। तो बेसिकली जो हमारी अर्थ की जो लेयर्स है उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब मेजरली जो है 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला क्या है? क्रस्ट है, फिर क्या है? मेंटल है, और फिर क्या है? कोर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रस्ट को? वो परपट्टी बोलते हैं। मेंटल को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। कोर को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया? क्रोड हो गया। क्रस्ट में जो है बेसिकली सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसके कारण क्या बोलते हैं हम? सियाल परत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सियाल परत, या सियाल लेयर बोल देते हैं, या सियाल बोल देते हैं। मेंटल में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसे क्या बोलते हैं? सीमा लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा लेयर बोलते हैं। और यहाँ पर जो है निकल और आयरन पाया जाता है, इसके कारण इसे बोलते हैं हम निफे। ठीक है, नेफा तो अलग है, वो अरुणाचल प्रदेश वाला है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है ना। बेसिकली जो है सियाल परत बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, और निफे बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि सियाल परत किसे बोला जाता है, सीमा परत किसे बोला जाता है, और निफे परत किसे बोला जाता है? बात हाँ, नेफा नहीं लिखेंगे ना। अच्छा अच्छा, ये कोई बात नहीं, निफे। अरे बोल भी तो रहा हूँ यार। ठीक है, तुम तो शब्दों पे चले गए। लिख लो। लिख लिया? अब देखो, जो मेंटल जो है, मेंटल को जैसे मेंटल को दूसरा नाम है, मेंटल को मीजोस्फीयर भी बोल देते हैं। और कोर को, डर तो जाए यार, मेरे को भी नहीं पता होगा, मेरे को भी पता होगा यार। बेरी स्फीयर। ठीक है, देखो मीजो मतलब मेंटल को क्या बोल देते हैं? मीजोस्फीयर बोलते हैं, हिंदी में मध्य मंडल बोला जाता है। ठीक है, और कोर को क्या बोल देते हैं? बेरीस्फीयर, मतलब इसका दूसरा नाम है। लिख लो, अभी डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। अर्थ वो एटमॉस्फेरिक वाला और ये वाला। इसको मीजोस्फीयर को मीजोस्फीयर भी बोला जाता है, और मध्य मंडल भी बोलते हैं। बेरी स्फीयर को बेरी स्फीयर ही कहा जाता है। लिख लिया?
देखो बात ये है ना कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है, उसमें जो पढ़ाऊंगा मैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से भाई कौन सी लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में आती है, तो उसमें समझ में आ जाएगा ना कि भाई ये एटमॉस्फेरिक लेयर की बात कर रहा है, ठीक है। मीजोस्फेयर अब बोलेगा कि भाई जो है अर्थ के बीच वाली लेयर का क्या नाम है, तो उसमें जैसे दे दिया जो है क्रस्ट दे दिया, मीजोस्फेयर दे दिया, बेरिस्फेयर दे दिया, कोर दे दिया, आउटर कोर दे दिया, और तो कौन सा हो जाएगा, मीजोस्फेयर हो जाएगा। अरे समझ में आ जाएगा वो जब अर्थ के अंदर की बात करेगा या एटमॉस्फेयर की बात का, आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ के सबसे अंदरूनी जो पार्ट है, जो अंदरूनी लेयर है, उसे क्या बोला जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, भूपर्पट्टी दिया हुआ था, मीजोस्फेयर दिया हुआ था, और बेरिस्फेयर दिया हुआ था, और कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बेरिस्फेयर, ठीक है। उसमें कोर ऑप्शन था ही नहीं, उसमें कोर ऑप्शन था ही नहीं। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सियाल, सीमायन, निफे की बात हो गई। अब ये एक लड़का पूछता है कि सर जो है आपने बोला इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम पाया जाता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है, निकल और आयरन पाया जाता है, तो निफे मतलब एफी क्या है, आयरन है। तो बोले सर हमको लोहा निकालना होगा तो कोर के अंदर जाना पड़ेगा। भाई लोहा निकालना होगा, आप ये बोल रहे हो कि फिर तो कोर में जाना पड़ेगा, और आप ऊपर से बोले कि 12 किलोमीटर ड्रिल किया है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। बताओ क्या आंसर दो गया, वहाँ उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत पाया जाता है, पाया जाता होगा कि पाया जाता है ना, बिल्कुल पाया जाता है ना, जाहिर सी बात है। अरे अर्थ के कोर में जाके लेके आओगे आप लोहा, है वहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप तो लोहा क्या आपका कंकाल भी बाहर नहीं आएगा, है ना, सीधी सी बात है। मैंने बोला यहाँ पर सिलिकॉन एल्युमिनियम, तो यार सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा है, इट डजंट मीन कि भाई यहाँ पर आयरन नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है ना, ठीक है, सब कुछ यही मिलता है, सब क्रस्ट पर मिलता है। अभी सोनभद्र में मिला है ना सोना, है ना, 160, पहले तो 3500 टन बता दिया था, है ना, ठीक, बोला सोने की चिड़िया फिर से हो गई, है ना, फिर वापस पंख काट लिए उसके, है ना, चलो कोई बात नहीं है। क्या ऊपर ऊपर रह गई चिड़िया, अच्छा ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं मैं भी खुश था, मैंने कहा यार इतना सारा सोना निकला है तो देश की जीडीपी में योगदान होगा, बढ़िया बात है ना। अब देखो ये क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के जो बीच वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, देखो एक बात बता दे रहा हूं, अर्थ के अंदर जाओगे तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा हो रही है, क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, और ज्यादा होती है, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पर से मतलब सिस्मिक वेव्स की स्टडी की, मोहो साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने देखा कि यहाँ पर जो है स्पीड कम है और अचानक से क्या हो गई, तेज हो गई, मतलब यहाँ पर क्रस्ट पर आराम चल रही थी, मेंटल में क्या हो गई, तेज हो गई, क्योंकि सीधी, अरे एक बार बताओ, जो साउंड वेव है, साउंड भी एक तरह की वेव्स है, ठीक है, उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है ना। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो मून पर जाके गाली भी निकालो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सुनाई नहीं देगा, अरे मीडियम तो चाहिए ना। अब एक बार बताओ, साउंड सॉलिड में ज्यादा चलता है कि लिक्विड में कि गैस में, सॉलिड में चलता है, क्यों, पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं, सही बात, वेरी गुड, ठीक है, सीधी सी बात है, एनर्जी जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में फटाफट से क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी ना वहां पर क्या चलती है, ज्यादा स्पीड से चलती है, मतलब इसमें स्पीड का वेरिएशन है। तो मोहो ने एक रिसर्च करी थी, तो इसको बोला मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोहो असंबद्धता, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, पहले सुन लो, एग्जाम में ये पूछेगा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, बिटवीन
क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, ठीक है। अरे मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा अचानक से डेंसिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये मोहो ने खोजा तो इसे क्या बोल दिया, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चेंज आया मेंटल और कोर के बीच में, तो अलग साइंटिस्ट ने खोजा, उसका नाम है गुटेनबर्ग ये किसके बीच में है, बिटवीन मेंटल एंड कोर, लिख लो। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये पूछ लेगा क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे क्या बोला जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है। सबके बीच में, मतलब जैसे इनर कोर आउटर कोर सबके बीच में, पर वो सब आपके एग्जाम में नहीं आती है। ये मेजर डिसकंटिन्यूटी है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो है 2-3 लाइनें लिखो आप लोग, 2-3 लाइनें लिखो। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व, लिख लिया। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर दूसरे पे जो है सिलिकॉन है, और तीसरे पे क्या है, एल्युमिनियम है, लिख लो। ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। परसेंटेज नहीं पूछता है, 46% है, नहीं पूछेगा, है ना। लिख लिया। सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम। एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन होल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन होल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, एलिमेंट्स प्रेजेंट। उसमें लिखो आयरन, लिखो ऑक्सीजन, लिखो सिलिका, लिखो। आप ना थोड़ी सी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे बैठने नहीं, हल्का सा कुर्सी को उठाओ, हल्का सा, हाँ बस बस, पीछे से भी निकाल दो, है ना, ठीक है, थैंक यू, ठीक। अब एक बात बताओ कि दो चीजें मैंने लिखा है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट और दूसरे लिखा है एलिमेंट प्रेजेंट इन होल अर्थ। होल मतलब WHO, तो दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है?
पूरी अर्थ होगी, और इसमें क्रस्ट होगी, है ना। अरे बात समझ में आ गई, बहुत भारी चीज तो थी नहीं, जाहिर सी बात है। तो एक तो क्या है, सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है कि क्रस्ट पर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम है। किसी के मन में आ जाए सर आपने तो सिलिकॉन एल्युमिनियम वो सियाल बताया था, आज बेसिकली वो सिलिका है। सिलिका मतलब ऑक्सीजन कंपोजिट फॉर्म में, SiO2 हो गया, Al2O3 हो गया, Fe2O3 हो गया, कंपोजिट फॉर्म में ऑक्सीजन। ऐसा लगभग 46% ऑक्सीजन है कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में। मतलब 46% ऐसा नहीं है कि क्रस्ट के अंदर जाके सांस लेने लग जाओगे। बात समझ में आ रही है, ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं है कि हाँ बिल्कुल ऑक्साइड फॉर्म में, जैसे मैंने बता दिया SiO2 हो गया, Al2O3 हो गया, Fe2O3 हो गया, कंपोजिट फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बताया अर्थ क्रस्ट पर बताया, एक होल अर्थ में बताया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन लिखो। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन, अबंडेंट मतलब समझ गए ना, प्रचुर मात्रा में। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक धातु है, सबसे अधिक धातु है, सबसे अधिक धातु है, सबसे अधिक धातु है, सबसे अधिक धातु है। लिख लिया। अब इसमें जो है मैं लिख दे रहा हूं, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, और ये है D ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, धातु कौन सी पाई जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ए आंसर आ रहा है किसी का, ए आ रहा है किसी का, बेटा अपना तो आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा सिलिकॉन किसका आ रहा है, सिलिका किसी का भी नहीं आ रहा, सिलिका अपन को डाउट है। हाँ अच्छा एल्युमिनियम कितने लोगों का आ रहा है, अच्छा इतने सारे लोगों। अच्छा आयरन कितने लोगों का आ रहा है, एक बार हाथ खड़े करो, किसी का नहीं आ रहा, अपना आ रहा है, मुस्कुरा रहा है यार, है ना। ठीक, कोई किसी की याद आ गई। हाँ अच्छा तू तेरी बात नहीं कर रहा था मैं, है ना। हाँ हाँ क्या बोल रहा है, जय हो। अरे रे रे रे, इतने कोड वर्ड में बोलोगे तो कैसे समझ आएगा यार, है ना। ठीक है देखो सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन सी, है ना। बहुत लेट जागा तू, है ना। सब पूरा मतलब यार। अच्छा ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा था। अरे ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है, धातु नहीं है ना। सिलिकॉन भी मेटल नहीं है, ठीक है, सिलिकॉन मेटल नहीं है। ये क्या है, हाँ सेमीकंडक्टर है, उपधातु है, मेटलॉइड है ना। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, बहना नहीं है अपन को। हाँ तो जो है अब एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, याद रखना ये बात। ठीक है, यदि आप अब आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन। अरे पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। यदि धातु पूछे तो एल्युमिनियम। यदि पूछे पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है, पूरी पृथ्वी पर आयरन पाया जाता है। बोले पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, अरे आयरन ही होगी हमारा भाइयों, या बताओ। जब बोला पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो भी क्या है, आयरन है, और ये भी क्या है, एक तरह की धातु है। इतना तो समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, तो ये हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख ही लिया अर्थ के बारे में, ठीक है।